अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बेज़ुबान थी ज़ुबान पार्ट 3। मोमिना के जाने के कुछ देर बाद काशिफ़ा और मरियम भी वापस लौट गई। अनिया कल की तैयारी की घर से लाइब्रेरी में आ गई। यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे। लाइब्रेरी में भी सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ही थे। आज पेपर भी नहीं था, इसलिए भी यूनिवर्सिटी काफ़ी हद तक खाली थी। अनिया आज भी उसी खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठी थी जिस पर वो उस दिन भी बैठी थी जब ज़मान आया था। अनिया को ये जगह काफ़ी पसंद थी। शाम ढलते ही यूनिवर्सिटी भी आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगी। लाइब्रेरी में बैठे सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताबें समेटकर अपने अपने घरों को चल दिए। ऐसे में अनिया वहाँ अकेली बैठी थी जब लाइब्रेरियन इसके पास आया। मिस, आप कब तक यहाँ हैं? अनिया ने सर उठाकर उस लड़के को देखा जो तकरीबन 4 साल से यहाँ जॉब कर रहा था। जब तक लाइब्रेरी की टाइमिंग है, अनिया ने संजीदगी से जवाब दिया। लेकिन मिस, लाइब्रेरी की टाइमिंग तो रात 11 बजे तक है। जी हाँ, मुझे मालूम है। अनिया अभी भी संजीदा थी। मिस, मुझे एक फ़ेवर करेंगी? उस लड़के ने अनिया को पुरुम्मीद नज़रों से देखा। अनिया ने अपना अंगूठा अपनी थोड़ी के नीचे जमाकर उस लड़के को यस कहा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ का ख्याल रखें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ओके, अनिया ने उसे जवाब दिया और वापस बुक में खो गई। कुछ देर बाद वो लड़का वापस लौट आया, मगर अनिया ने ध्यान नहीं दिया। अनिया ने जब अपनी तैयारी ख़त्म की तो सर उठाकर टाइम देखा। 11 बजने में 8 मिनट बाकी थे। अनिया ने अपनी बुक्स बैग में डाली, जिप बंद की और लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। अभी वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर ही थी कि उसकी नज़र आसमान पर पड़ी, जहाँ रोज़ बरोज़ बढ़ता चांद अपनी रोशनी सारे जहाँ में बिखेर रहा था। वो सर झटक कर आगे बढ़ी। कुछ आगे जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो लाइब्रेरी की इमारत अंधेरे में डूब चुकी थी। इस इमारत ने खुद पर एक पुरस्रारियत की चादर ओढ़ रखी थी। दफतन अनिया को लाइब्रेरी की इमारत के दाएं जानिब 2 वजूद नजर आए। जब उसने गौर से देखा तो दोनों ने हुड वाली जैकेट पहन रखी थी। ये कौन है जो इतनी रात गए यूं चोरों की तरह यूनी में घूम रहे हैं? उसके दिमाग में एक सोच उभरी। अनिया इनसे कुछ फासले पर इसके पीछे हो ली। कुछ आगे जाने पर दोनों में से एक को शायद शक हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अनिया ने बरवक्त एक दरख्त के तने के पीछे पनाह ले ली। अगर अभी ये मुझे देख लेते तो। अनिया ने गहरी सांस ली। मगर ये है कौन? अनिया फिर से उनके पीछे हो गई। अचानक उसकी नज़र लाइब्रेरी की इमारत की पिछली साइड पर पड़ी, क्योंकि वो लाइब्रेरी के सामने से घूमकर दाएं जानिब और इन दोनों के पीछे चली आई थी। लाइब्रेरी की इमारत की पिछली तरफ एक सफ़ेद रंग का मिनी ट्रक खड़ा था और इमारत की पिछली तरफ का छोटा बल्ब ऑन था, जो सिर्फ इमारत के पिछले बरामदे को रोशन कर रहा था। अनिया सर झटक कर फिर इन दोनों का पीछा करने लगी। वो दोनों हुड वाले लड़के अब एडमिन ऑफिस का लॉक खोलकर अंदर की जानिब बढ़ गए थे। इन दोनों के पास यहाँ की चाबी कैसे आई? बहुत सारे सवाल उसके सर में मंडला रहे थे। वो भी खामोशी से उनके पीछे एडमिन ऑफिस में दाखिल हो गई और एक ओट में नीचे होकर बैठ गई। अब वो दोनों लॉकर रूम खोल रहे थे जहाँ उनके आइंदा होने वाले क्वेश्चन पेपर्स रखे थे। ओह, तो ये पेपर चुराने आए हैं, अनिया ने दिल में सोचा। यार, एक एक कॉपी सबकी ले लेते हैं। इतने सारे बंडल्स में से एक मिसिंग कॉपी पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इन दोनों में से एक हुड वाले ने कहा। दूसरे हुड वाले ने हाथ में टॉर्च पकड़ रखी थी। ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। अनिया के दिमाग में घंटियां सी बजने लगी। अब हमें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ये कहकर पहला हुड वाला बड़ा मुड़ा तो अनिया ने देखा, ये तो फ़र्क शब्बीर है। या अल्लाह, ये ऐसे टॉप करता है? अनिया ने अपना सर थाम लिया। नहीं अनिया नहीं, ये वक्त होश से काम लेने का है, अनिया ने खुद से कहा और उसके हाथ खुद ब खुद उसके बैग तक रेंग गए। उसने चुपके से जिप खोली और मईस का कैमरा निकाला और जहां वो बैठी थी उसी ओट से अनिया ने अमजद और फ़र्क की तस्वीरें ली। तस्वीरें लेकर उसने कैमरा बैग में डाला, जिप बंद की और दबे कदमों एडमिन ऑफिस से बाहर निकल आई। अचानक से अनिया ने दौड़ लगा दी और पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर दम लिया। कुछ देर सांस बहाल करने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर के रास्ते पर डाल दी। अब आएगा मज़ा फ़र्क शब्बीर, जब तुम्हारे करतूत पूरी यूनिवर्सिटी में जाने जाएंगे, अनिया ड्राइव करते हुए सोच रही थी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर बहुत रोशन तुलू हुई थी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंकशाफ ने पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में हलचल मचा दी थी तो ज़्यादा बेहतर होगा।
जमान यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो इससे बहुत सारे लोग चाहे मगोइया करते नजर आए। एक बेचैनी सी सबके रवैये में आया थी जो जमान को हैरान कर रही थी। वो सीधा समीर के पास गया। यहाँ कुछ हुआ है क्या? जमान ने नोटपैड पर लिखकर समीर से पूछा। समीर ने अपनी नज़रों के ज़ाविये नोटिस बोर्ड की जानिब कर दिए। जमान ने सर घुमाकर देखा तो बोर्ड के सामने बहुत रश था। जमान ने हैरान होकर समीर की जानिब देखा, जैसे कह रहा हो ये रश क्यों लगा हुआ है। समीर ने एक नज़र नोटिस बोर्ड के सामने लगे हुजूम पर डाली और फिर जमान को देखा। कल रात फ़र्क शब्बीर एडमिन ऑफिस के लॉकर रूम से क्वेश्चन पेपर्स चुराते हुए पकड़ा गया। उसके साथ अमजद भी था। किसी ने चुपके से पेपर चुराते वक्त उनकी तस्वीरें ले ली और वाइस चांसलर साहब को आज सुबह सब प्रोफेसर्स के सामने दे दी। नोटिस बोर्ड पर वही तस्वीरें चस्पा है और हाथ में वाइस चांसलर साहब का एक मैसेज स्टूडेंट्स के नाम, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर एज अ थ्रेट टू जस्टिस एनीवेयर। इसीलिए एक प्रोफेसर का बेटा होने की वजह से हम फ़र्क को माफ़ करके यूनिवर्सिटी के कानून नहीं तोड़ सकते और इसीलिए फ़र्क को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जमान की आंखें हैरत से फैल गई। उसने जल्दी से नोटपैड पर चंद अल्फाज घसीटे और नोटपैड से समीर के सामने किया। लेकिन सुल्तान पाशा साहब वाइस चांसलर और प्रोफेसर शब्बीर का तो काफ़ी अच्छे दोस्त है, तो सुल्तान पाशा साहब ने प्रोफेसर शब्बीर को कोई फेवर क्यों नहीं किया? यार वो इस तरह करके अपना ओहदा तो ख़तरे में नहीं डाल सकते, और वैसे भी ये अंदर की बात है, हमें कैसे पता हो सकती है? समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खैर तुम छोड़ो वो सब इस बात को और ये बताओ पेपर की तैयारी कैसी है? थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। समीर ने बात बदल दी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता था। सफारी सूट में मलबूस सुल्तान पाशा अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने रखी कुर्सियों में से एक प्रोफेसर शब्बीर माथे पर बल डाले परेशान लग रहे थे। नहीं, आपने ठीक ही किया। अगर आप आज उसे यूं ना निकालते तो आगे चलकर न जाने ये मेरी इज्जत का कितना जनाजा निकालता। प्रोफेसर शब्बीर ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। नहीं शब्बीर, ये बात नहीं है। असल में उस वक्त मेरे ऑफिस में 7 प्रोफेसर्स मौजूद थे जब वो ये तस्वीरें लेकर आई। मैं अगर कोई एक्शन ना लेता तो सबको क्या जवाब देता? सुल्तान पाशा साहब प्रोफेसर शब्बीर को तफसीलात बता रहे थे। प्रोफेसर शब्बीर ने उनकी बात काटी। मैं चलता हूँ, ये कहकर वो वाइस चांसलर के ऑफिस से निकल आए और तेज़ कदमों से अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गए। अपने ऑफिस में पहुंचकर प्रोफेसर शब्बीर ने दरवाज़ा लॉक किया और टाई की नॉट ढीली की। परेशानी के आलम में उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने सर के बाल जकड़ लिए और अपने ऑफिस में चक्कर काटने लगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ राब्ता मिलते ही वो गुस्से से फट पड़े। बेगैरत इंसान, तुम्हें ज़रा सर भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? अगर फ़र्क उनके सामने होता तो शायद वो उसे शूट भी कर देते। आप मेरी बेइज्जती करने की बजाय मेरी जगह अपने आप को रखकर सोचिए। अगर मैं फ़ेल हो जाता तो भी तो आप ही की बेइज्जती होती। मैंने सिर्फ आपकी इज्जत के ख्याल से ये सब कुछ किया। दूसरी तरफ फ़र्क ने बदतमीज़ी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने पूरा इल्ज़ाम ही प्रोफेसर शब्बीर के सर डाल दिया। नालायक इंसान, अब कौन सी इज्जत बची है मेरी? वो तो शुक्र है अनिया सिद्दीक ने तुम्हारा राज फाश कर दिया, वरना पता नहीं तुम मुझे और कितना जलील करवाते। प्रोफेसर शब्बीर ने गुस्से से कहा। ओह, तो ये सब उसका किया धरा है, मैं उसे भी देख लूँगा। ये कहकर फ़र्क ने कॉल काट दी, जबकि प्रोफेसर शब्बीर उसी परेशानी के आलम में चक्कर काटते रहे। अब दूसरी तरफ, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अनिया लाउंज में सोफे पर विराजमान थी जब बुआ उसके पास आकर बैठी। आज का दिन तो काफ़ी ज़बरदस्त था, अनिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसका आज का दिन वाकई बहुत ज़बरदस्त और शानदार था। तुमने चाय पी ली? मुसरत बुआ ने उससे सवाल किया। अनिया की आदत थी कि वो रात के खाने के बाद चाय ज़रूर पीती थी। जी पी ली, अनिया ने भी फर्माबरदारी से जवाब दिया। मईज़ भाई किधर है? मैं जब से यूनी से आई हूँ मैंने उन्हें नहीं देखा, अनिया ने मुसरत बुआ से सवाल किया। वो अपने किसी काम के सिलसिले में बाहर है, बुआ ने उसे बताया। बुआ, आपने मानो का मईज़ भाई के लिए रवैया नोट किया? अनिया ने मुसरत बुआ से
मोमिना के रवैये के मुतालिक पूछा। वो यूनी से घर आकर अक्सर कमरे में बंद रहती थी। हाँ, लेकिन सिर्फ उसका दिमाग खराब है, जल्द ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तुम तवज्जो मत दो। मुसर्रत बुआ ने मोमिना के रवैये को ज़्यादा अहमियत ना दी। मगर बुआ, मईज़ भाई भी तो मोमिना से बात नहीं करते, ऐसा कैसे चलेगा? अनिया मोमिना के लिए फ़िक्रमंद थी। अनिया बेटा, वो पहले कब मोमिना से इतना फ्री होता है या बात करता है? वैसे भी ये औरतों वाला घर है, वो अकेला लड़का है, इसीलिए एहतियात करता है। और मोमिना की तुम फिक्र मत करो, उसे ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुसर्रत बुआ ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, अब तुम जाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, जाकर नींद पूरी करो ताकि तुम्हारा कल का दिन भी ज़बरदस्त गुजरे। मुसर्रत बुआ ने उठकर उसका माथा चूमा। अनिया ने इस्बात में सर हिलाया और कल के भरपूर दिन की उम्मीद लिए अपने कमरे में चली आई। मगर कौन जाने कि कल का दिन कैसा तूफान लाने वाला था। रात के तीसरे पहर वो गली सुनसान पड़ी थी और मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसे में सिर्फ 2-3 घरों के अंदर रोशनी जल रही थी। ये पूरी गली असल में अमीर बापों की औलादों के घरों से भरी पड़ी थी। इस गली की खासियत ये थी कि यहाँ का हर घर एक या दो मरले पर मुश्तमिल था और इन घरों के मालिकान ने इन्हें शौकिया ख़रीदा हुआ था। वो यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारी के लिए आते थे। ऐसे में एक घर के अंदर रोशनी के साथ साथ बेचैनी फैली हुई थी। अंदर झांको तो सिटिंग के लिए एक टेबल के गिर्द चंद स्टूल्स पड़े हुए थे, जैसे बार्स में होते हैं, जबकि कमरे के दूसरी जानिब फर्शी सिटिंग का इंतज़ाम था। ज़मीन पर बिछाए गए कालीन पर अमजद लेटा छत को घूर रहा था, जबकि फ़र्क जले पीर की बिल्ली की तरह कमरे में घूम रहा था। तुम्हें याद है, उसने पिछले साल डिबेट कंपटीशन के मौके पर भी इसी तरह मुझे हराया था। ऐन मौके पर सबको बता दिया था कि मुझे सवालात मालूम है और उसने ये सब खुद जीतने के लिए किया था। मगर खैर, वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था और बस मुझे मुकाबले से निकाल दिया गया था। फ़र्क जज्बाती अंदाज में अमजद को ये बात कई दफ़ा कह चुका था, मगर अब पानी सर से गुज़र चुका है। अब मुझे कुछ करना होगा। अमजद ने हैरानी से फ़र्क की जानिब देखा। क्या करोगे? फ़र्क एक स्टूल खींचकर बैठा और आंखें बंद करके बोला, मुझे कुछ सोचने दो। सोचो फ़र्क, सोचो। फ़र्क की बंद आंखों के सामने वो मंजर लहराया जब वो यूनी में बड़े मज़े से दाखिल हुआ था और अनिया उसे देखकर इस्तेहज़ाइया मुस्कुरा रही थी। फिर फ़र्क को वाइस चांसलर के ऑफिस बुलाकर लेटर थमाया जाना और फिर प्रोफेसर शब्बीर के अल्फाज बेगैरत, नालायक उसके कानों में गूंजने लगे। फ़र्क ने झटके से आंखें खोल दी। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। ये कहते वक्त फ़र्क के चेहरे पर एक अजीब से तासुरात थे। क्या करने वाले हो तुम? अमजद ने बैठकर पूछा। अनिया से कुछ हिसाब चुकाने हैं। फिर उसने अमजद की जानिब देखा। ये साथ वाला मकान लुकमान का है ना? उससे सुबह होते ही उसकी चाबी तो लेना। तुम करने वाले क्या हो? अमजद ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। बदला लेने वाला हूँ, और कैसे लूँगा ये तुम भी जल्दी जान जाओगे। फ़र्क की आंखों में अजीब सी कमीनगी थी, जबकि बाहर गली इसी तरह सुनसान पड़ी थी। आज का दिन भीगा भीगा तुलू हुआ था। फ़िज़ा में नमी के बाद एक बोझलपन भी था। आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों से ढका हुआ था। ऐसे में ज़मान अपने किसी काम से घर से निकला हुआ था। दोपहर का वक्त होने के बावजूद शाम का समा लग रहा था। काम से फारिग होने के बाद उसने अपनी गाड़ी घर जाने के लिए मोड़ी। कुछ फासले पर एक सिग्नल था। जब ज़मान वहां पहुंचा तो बत्ती लाल थी। आसपास का इलाका भी वीरान मालूम होता था। मेन रोड होने के बावजूद सड़क पर दूर दूर तक दिन के इस पहर कोई गाड़ी या बशर न था। ज़मान सिग्नल पर खड़ा गाड़ी रोके सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रहा था जब गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर दस्तक हुई। ज़मान ने शीशा नीचे किया तो उसे एक आदमी मास्क पहने नज़र आया। ज़मान ने एब्रो उचकाकर इशारे से पूछा, क्या है? उस आदमी ने जवाब देने की बजाय अपना दायां हाथ अंदर किया तो ज़मान ने देखा कि उसके हाथ में एक रुमाल था। कुछ देर बाद ज़मान गाड़ी की पिछली सीट पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी गाड़ी भी ले आओ, उस मास्क वाले आदमी को किसी ने फ़ोन पर हिदायत दी। सुबह से मौसम ख़राब होने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी तो चली आई थी, मगर यहाँ उसे कंपनी देने के लिए मरियम के अलावा कोई न था। मरियम भी जब दोपहर को यूनी से घर चली गई तो आधे घंटे बाद अनिया ने भी घर जाने का सोचा। उसने अपनी बुक समेटी और पार्किंग की जानिब चली आई। अभी उसने गाड़ी का लॉक खोला ही था कि पीछे से एक रुमाल वाला हाथ उसके चेहरे पर आया
और कुछ लम्हों बाद वो इर्द गिर्द से बेगाना हो चुकी थी। उसे बेहोश करने वाले ने अनिया की गाड़ी से उसका बैग निकाला और गाड़ी लॉक करके चाबी उसके बैग में डाल दी। फिर वो अनिया और उसके बैग को एक और गाड़ी तक लाया और अनिया को उसके बैग समेत पिछली सीट पर डाल दिया और वो खुद घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और निकाल कर बाहर ले गया। यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकलकर उसने एक नंबर डायल किया। काम हो गया है, मैं आ रहा हूँ, राब्ता मिलने पर उसने कहा। गुड, जल्दी आ जाओ। दूसरी जानिब से ये कहकर राब्ता कट कर दिया गया। अनिया को अगवा करके गाड़ी में डालकर ले जाने का अमल चंद मिनटों में हुआ था, लेकिन इन चंद मिनटों में पार्किंग में खड़ी इन बाकी गाड़ियों ने इस गाड़ी को पहचान लिया था जिसमें अनिया को डालकर ले जाया गया था। वो जमान की गाड़ी थी। वो सूटेड बूटेड शख्स आज फिर उस जगह का मुआयना कर रहा था जहाँ पर खुफिया तौर पर सफ़ेद सुफूफ संभाल कर रखा जाता था और डिलीवर किया जाता था। तुम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, आइंदा भी ऐसे ही काम करना, उस शख्स ने वहाँ काम करते लड़कों से सराहते हुए कहा। जल्द ही एक बड़ा ऑर्डर आएगा, उसके लिए सब तैयार रहना, उस शख्स ने ऐलानिया अंदाज में कहा और उस तहखाने से बाहर निकल आया जहाँ कई राज दफन थे। अब दूसरी तरफ पानी के छींटों ने जमान को होश में आने पर मजबूर किया, मगर उसकी आंखों पर से अंधेरे नहीं छुट रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जब उसका जहन बेदार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो बंधा हुआ है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कैसे हो जमान? एक आदमी चलकर उसके सामने आया। उसकी आवाज़ जमान को कुछ जानी पहचानी लगी। जमान ने अपनी कमर पर बंधे हाथ रस्सियों से आज़ाद करवाने की कोशिश की। इतनी आसानी से नहीं खुलेगी ये रस्सियाँ, उस आदमी ने इस बार हंसकर कहा। ये आवाज़ तो फ़र्क की है। जमान के कानों ने आवाज़ को स्कैन करके सिग्नल दिमाग तक पहुंचा दिया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। फ़र्क ने छोटा सा काम लंबा करके कहा। जमान के माथे पर नागवार शिकने उभरी। और वो ये है कि तुम चंद पेपर साइन कर दो। फ़र्क की बात सुनकर जमान हैरान हो गया। अब तुम पूछ तो नहीं सकते और ना ही तुम अपने इस सो कॉल्ड नोट पैड पर लिखकर पूछ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। तो मैं ही बताए देता हूँ कि तुम सोच रहे होंगे कैसे पेपर्स। फ़र्क ने थोड़ा सा वक्फा लिया और जमान की थोड़ी ऊपर करके बोला, तो मेरी जान, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी छोड़ने के पेपर्स है। ये कहकर फ़र्क चुप हो गया। कुछ लम्हों बाद एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और चुपचाप फ़र्क के साए के साथ खड़ा हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो तुम मेरे जाने के बाद यूनिवर्सिटी में अकेले कैसे रह सकते हो? अगर मैं निकाल दिया गया हूँ तो तुम खुद यूनिवर्सिटी छोड़ोगे। और हाँ, फिक्र मत करो, कल का पेपर तुम दे देना, उसके बाद ही मैं ये पेपर्स यूनिवर्सिटी भिजवाऊँगा तुम्हारे साइन के लिए। फ़र्क के चुप होने के चंद लम्हों बाद दूसरे साए ने बात करना शुरू की तो जमान ने पहचाना वो अमजद था। और अगर तुम इनकार करोगे तो हम अनिया को ये बता देंगे कि उस दिन तुमने जो गुलाब का फूल उसे दिया था वो किस नीयत से दिया था, क्योंकि अनिया ने ये समझ कर लिया था कि कुछ लड़के तुमसे ये सब करवा रहे हैं। हम उसे तुम्हारे दोस्तों की तस्वीरों के साथ सब सच बताएंगे, फिर वो तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी। अमजद की बात ख़त्म करते ही फ़र्क ने आगे से बात जोड़ी, और प्लीज़ जमान, ये मत सोचना कि हमें ये सब कुछ कैसे पता चला। यूनिवर्सिटी में ऐसी बातें नहीं छुपती, इसलिए साइन करो। जमान काफ़ी देर से इन दोनों की बकवास बर्दाश्त कर रहा था, मगर अनिया के जिक्र पर उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा था। मगर ना तो वो इन दोनों को कुछ कह सकता था और ना ही उन दोनों का मुंह तोड़ सकता था। वो तुमसे भी इतनी ही नफ़रत करेगा जितनी हमसे करती है। फ़र्क ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। अनिया का ज़मान से रवैया बस लिया दिया ही था। उस रोज़ अनिया ने किस सोच के साथ लिया ज़मान ये जान चुका था। अगर अनिया को ये मालूम हो जाता कि जिन लड़कों को बुरा समझ रही थी कि उन्होंने ज़मान को तंग किया वो ज़मान के दोस्त है, तो वो वाकई आइंदा कभी ज़मान की शक्ल ना देखती, और ज़मान की मोहब्बत को ये गवारा नहीं था। उस दिन लाइब्रेरी में भी अनिया का रवैया ज़मान के साथ कुछ ख़ास नहीं था। ये सब सोचने के बाद ज़मान ने हार मान ली और अपना सर झुका दिया। क्या तुम साइन करोगे? फ़र्क ने पूछा। ज़मान ने आहिस्तगी से जज्बात में सर हिला दिया। फ़र्क के चेहरे पर मुस्तमस्कराना मुस्कुराहट उभर आई। उसका एक हाथ खोलो और साइन करवाओ। फ़र्क ने अमजद को हिदायत दी और बाहर निकल गया।
मौसम अपने तेवर बदलने लगा तो आसमान मजीद बोझल हो गया। हवाओं ने शिद्दत इख्तियार कर ली और बादलों की गरज की आवाज़ सारे जगह में गूंजने लगी। ऐसे में जब अनिया को होश आया तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। उसका मुंह बंद करने की कोशिश की गई थी। उसने बेहोश होने से पहले के वाक़यात याद करने चाहे तो कुछ ख़ास जहन में ना आया। उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन राय गा गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उसने अपने बंधे हुए हाथ खोलने की कोशिश की, मगर रस्सियों की पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से उसे दूसरी तरफ का मंजर अंधेरे में डूबा नजर आ रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। क्या सोचकर तुमने मेरी तस्वीर सुल्तान साहब को दी? फ़र्क आते ही गुर्राया। तुम्हें लगा कि तुम वो सब कुछ करके बच जाओगी? कुछ देर वो यूं ही खामोश रहा, जबकि अनिया के माथे पर बल पड़े। उसने अपने बंधे हुए हाथ खोलने की फिर नाकाम कोशिश की। उसका मुंह खोलो अमजद। फ़र्क के कहने पर अमजद ने जैसे ही उसका मुंह खोला, उसने गुर्राकर फ़र्क से पूछा, मुझे यूं इस घटिया अंदाज में कैद करने की ये क्या फजूल हरकत है? उसकी आंखें हुनूस बंद थीं। ओह, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। फ़र्क कमीने अंदाज में गोया हुआ, तुमसे निकाह कर रहा हूँ। क्या? अनिया के चेहरे पर हैरानगी उभरी। हाँ अनिया, और निकाह करने के बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम यूं ही मेरे नाम पर भटकोगी। न तुम्हारे पास उस निकाह का सबूत होगा और ना ही तुम कभी इससे आज़ाद हो पाओगी। फ़र्क उसे धमका रहा था और अमजद खामोशी से तमाशा देख रहा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अनिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम ऐसा ज़रूर करोगी, अमजद ने ज़रूर पर जोर देते हुए कहा। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब की बार अनिया ने सवाल किया। वो इसलिए कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हारी उस दोस्त कम कज़िन मोमिना को बिल्कुल ऐसे ही अगवा कर लेंगे जैसे तुम्हें किया है। और उसके साथ हम क्या करेंगे इस बारे में तुम खुद समझदार हो। तुमसे फिर भी निकाह करके बदला ले रहा हूँ। उसके साथ इससे भी बुरा करूँगा। अनिया का दिल चाहा कि फ़र्क का मुंह नोच ले, मगर दिल के चाहने से क्या होता है। साइन करवाकर अमजद ने जमान के हाथ खोल दिए। जमान ने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा वो एक कमरे में बंद मौजूद था। इसी लम्हे फ़र्क कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक चाबी थी। ये तुम्हारी कार की चाबी है जो इस स्ट्रीट से बाहर निकलते ही बाएं सड़क साइड पर पार्क है। अब तुम यहाँ से चलते बनो, आगे का काम हम संभाल लेंगे। जमान ने उससे चाबी पकड़ी और बाहर निकल आया। मौसम के तेवर उसे काफ़ी खतरनाक लगे। आहिस्ता आहिस्ता शाम भी चारों तरफ फैल रही थी। जमान जैसे ही गाड़ी में बैठा, उसने अपना सर स्टीयरिंग पर टिका दिया। उसके साथ क्या हो गया? अब उससे अनिया को रोज़ देखने का हक भी छीन लिया गया था। उसका दिल चाहा वो दहाड़े मार मार कर रोए। उसने फ़र्क का क्या बिगाड़ा था? न जाने किस बात की दुश्मनी निकालने के लिए फ़र्क ने ये सब किया। उफ़ खुदाया, मैं क्या करूँ? दूसरी तरफ, तुम ऐसा करो अमजद, जल्दी से निकाह के पेपर्स ले आओ, फिर हमारी होने वाली इनके घर भी तो जाना है। फ़र्क ने अनिया के गुस्से को नज़रअंदाज किया और अमजद के पीछे खुद भी बाहर निकल गया। अचानक बादल ज़ोर से गरजे और बारिश के कतरे आसमान से टपकना शुरू हुए। जल्द ही बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली। अनिया इस घर के अंदर भी बाहर बरसती बारिश का कहर महसूस कर सकती थी। अचानक अनिया को अपने आसपास कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने हौले से पुकारा, क्या कोई है? मगर कोई जवाब न आया। फिर अनिया ने गौर से महसूस किया तो उसे पता चला कि उसके पीछे एक खिड़की है जो थोड़ी सी खुली हुई है और उसी खिड़की के दर्ज से उसे बारिश की शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा था। उसने और गौर से सुना तो उसे 2 लोग बातें करते सुनाई दिए। नहीं नहीं, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? ये फ़र्क की आवाज़ थी। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा उससे? अमजद फ़र्क से पूछ रहा था। यार, मैं बस उसे डरा रहा था, मैं थोड़ी उससे निकाह करने वाला हूँ। यूँ लगता था कि अमजद को भी फ़र्क की पूरी प्लानिंग का इल्म नहीं था। फिर कुछ लम्हे बाद वो गोया हुआ। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे बस ये लगेगा कि मैं उससे बदला लेने के लिए निकाह कर रहा हूँ, जबकि असल में हम अनिया के साथ सिर्फ धोखा कर रहे हैं। उसके साथ ही फ़र्क का एक बुलंद कहकहा हुआ, तो ये सिर्फ मुझे डरा रहा है। और मैं वाकई डर गई। अनिया खुद से मुखातिब थी और अब वो मुतमईन हो चुकी थी। कुछ देर बाद फ़र्क और अमजद कमरे में वापस लौटे और उन्होंने अनिया का एक हाथ खोलकर उससे
किसी कागजात पर साइन करवाए। अनिया ने भी रजामंदी से चुपचाप साइन कर दिए। वेरी गुड गर्ल। पेन वापस लेते हुए फर्क ने उसका गाल थपथपाया और बाहर निकल गया। अमजद आगे बढ़ा और उसने अनिया की आंखों से पट्टी उतार दी। उसके बाद अमजद ने उसके हाथों को मुकम्मल तौर पर रस्सियों से आज़ाद किया। अभी अमजद उसके हाथ खोल ही रहा था कि फर्क दोबारा अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। अनिया के हाथ जैसे ही आज़ाद हुए उसने अमजद को एक साइड पर धक्का दिया और फर्क की जानिब बढ़ी, मगर फर्क ने संभल कर उसके हमले को रोका और उसका बाजू पकड़कर उल्टा मोड़ा और कमर के साथ लगा दिया। दर्द के मारे उसके लबों से हल्की सी कराह निकल आई। डोंट यू डेयर। फर्क ने उसे आगे की जानिब धक्का दिया और उस कुर्सी पर वो जा गिरी जिस पर वो बंधी हुई थी। अनिया ने गिरने से बचने के लिए कुर्सी पर हाथ रखना चाहा तो कुर्सी की किसी उखड़े हुए कील की वजह से उसके हाथ पर लंबी सी लकीर पड़ गई। पहले उसका हाथ सुर्ख हुआ और फिर उसकी चोट से खून रसने लगा। फर्क ने एक साइड टेबल पर से एक बैग उठाकर उसकी जानिब फेंका। तुम्हारी कार यूनी में ही खड़ी है, उसे हमने कुछ नहीं किया। अपना ये थैला पकड़ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनिया ने खौफजदा नज़रों से फर्क की जानिब देखा और हाथ बढ़ाकर अपना बैग उठा लिया। वो खड़ी हुई और बाहर की जानिब भागी। अब जबकि अनिया को मालूम था कि वो सेफ है तो वो खामोशी से वहाँ से निकल आई। आखिरी चंद लम्हों में उससे फ़र्क से थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ था, मगर अब वो आज़ाद थी। उसको तो मैं बाद में देख लूँगी, अनिया ने बाहर निकलते हुए सोचा। खुदा की कुदरत की इसने अनिया को बचाने की खातिर इस खुली खिड़की के दर्ज से फ़र्क और अमजद को बेखबर रखा, मगर इसी खुदा की कुदरत के बेखबर अनिया एक अनजान बंधन में बांध दी गई थी। किसी ने ठीक ही कहा था कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं और फिर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। बंदे के चाहने से क्या होता है? अनिया को सच में मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके साथ वक़्तन धोखा हुआ था। फ़र्क का प्लान कामयाब रहा। अनिया जैसे ही उस घर से निकली उसने एक नज़र मुड़कर उस छोटे से घर की जानिब देखा। उसे नीम प्लेट पे सिर्फ लुकमान अली लिखा नज़र आया। बारिश के बावजूद अनिया ने उस वहशतज़दा और वीरान गली से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इस छोटे से घर की पिछली जानिब एक छोटा सा बरामदा था जिसमें वो खिड़की खुलती थी जो अनिया के लिए मदद का बास बनी, और उस घर के फ्रंट पर चंद फुट के कते पर घास उगी हुई थी। अनिया जैसे ही इस गली से रोड पर निकली तो उसे वहाँ से एक रिक्शा गुजरता हुआ दिखाई दिया। उसने ऊंची आवाज़ में उसे आवाज़ दी और अपने बाजू भी खोलकर लहराए, मगर बारिश का शोर बहुत ज़्यादा था और वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। रिक्शा रुकने के बजाय सीधा गुजर गया। अनिया बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे बने एक शेड के नीचे आ खड़ी हुई। उसने अपना बैग खोला तो वहाँ हर चीज़ वैसे ही मौजूद थी जैसे उसने रखी थी, मगर उसके बैग के साथ उसका फ़ोन भी गीला हो चुका था और वो किसी को मदद के लिए भी बुला नहीं सकती थी। अचानक उसकी नज़र अपने बाएं तरफ खड़ी गाड़ी पर गई। उसने गौर से देखा तो अंदर कोई मौजूद था। वो डरते डरते गाड़ी के करीब गई और उसने विंडो की ग्लास पर दस्तक दी। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने सर उठाया तो अनिया ने देखा वो ज़मान था। दोनों की नज़रों में हैरत ऊद आई। ज़मान ने झट से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वो भी पहले से थोड़ा सा भीगा हुआ था। आई नीड योर हेल्प ज़मान, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? असल में मैं एक फ्रेंड के साथ इसकी कार में यहाँ चली आई। मेरी कार वहाँ यूनिवर्सिटी में रह गई। अब मौसम ख़राब है तो अनिया से वजाहत देते हुए बोली। ज़मान ने उसे सर के इशारे से अंदर बैठने का कहा। अनिया उसकी बात समझकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। ज़मान भी ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठा। उसने गाड़ी में बैठकर एक नोटपैड और पेन निकाला और उस पर कुछ लिखकर अनिया को दिया। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? अनिया ने उसकी तहरीर पढ़कर सर उठाया, एक नज़र ज़मान को देखा और एक नज़र अपने हाथ को, जिससे खून बहना बंद हो चुका था, मगर हाथ का वो हिस्सा सुर्ख था और सूज चुका था। कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी चोट लग गई, अनिया ने उसे बताया। इसकी बात सुनकर ज़मान थोड़ा आगे को झुका और जहाँ से उसने नोटपैड और पेन निकाला था वहाँ से थोड़ी सी कॉटन और बैंडेज निकाली।
फिलहाल तो गाड़ी में सिर्फ यही है, तुम अपनी चोट कॉटन से खुश्क करो और इस पर ये बैंडेज लगा दो, जमान ने नोटपैड पर लिखकर उसे कहा। अनिया ने वो दोनों चीज़ें उससे पकड़ ली और चोट खुश्क करने लगी, जबकि जमान ने सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जमान ने अनिया को उसके घर के सामने उतारा। थैंक यू सो मच जमान, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, अनिया ने उतरने से पहले उससे कहा। जमान ने उसका शुक्रिया कबूल करने के लिए सर को खम दिया। अनिया मुस्कुराकर उतरी और अंदर की जानिब बढ़ गई। उसके जाते ही जमान के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनिया बेटा, तुम किसके साथ आई हो और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? मुसरत बुआ उसे लाउंज में ही मिल गई और उन्होंने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ डाले। बुआ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने उसे यूनिवर्सिटी में ही छोड़ दिया है। मौसम भी ठीक नहीं है, ऐसे में मैं इसे कहाँ ले जाती, और अभी एक क्लास फेलो के साथ आई हूँ। मईज़ भाई जानते हैं जमान को, उसने बुआ को वजाहत दी। मुसरत बुआ यकीनन खिड़की से उसे देख चुकी थी। मुसरत बुआ की नज़र उसके चेहरे से होती हुई उसके हाथ पर गई। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? उन्होंने तशवीश से पूछा, क्योंकि उसका हाथ काफ़ी हद तक सूज चुका था। बुआ, बस बारिश में गिर गई थी और चोट लग गई, अनिया ने अपना सूजा हुआ हाथ देखते हुए कहा। ख्याल रखा करो अपना। तुम ऐसा करो, जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, बुआ ने उसका चेहरा देखकर कहा, जहाँ थकावट के निशान रकम थे। नहीं बुआ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं बस जाकर सोऊंगी। उसने बुआ को इनकार कर दिया और अपने कमरे की जानिब चली आई। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और अपने अबाल पोनी की कैद से आज़ाद किए कुछ देर यूं ही आईने के सामने खड़ी अपना भीगा भीगा अक्स देखती रही। फिर उसने मुड़कर एक झटके से अपनी बेड साइड टेबल का दराज खोला और वहाँ से एक शीशी निकाली। उसने पानी के लिए कमरे में निगाह दौड़ाई, मगर उसे कहीं पानी दिखाई न दिया। उसने शीशी से नींद की एक गोली निकाली और मुंह में रखकर बगैर पानी के ही निगल ली। कुछ लम्हों बाद वो अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई सो रही थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, उसने किस पेपर्स पर अनिया के साइन लिए हैं, क्या जमान भी यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, आगे की कहानी क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे।